नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए अभी आज हम सेट नंबर 28 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज है 1 अप्रैल 2021 और जनवरी 2020 से लेकर मई 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे। रिवीजन भी करेंगे संडे के संडे। तो संडे के संडे रिवीजन में जरूर जो है ना पार्टिसिपेट करें, क्वेश्चंस को समझें और उनको एक तरीके से अपने दिमाग में उन क्वेश्चंस को बैठाएं। तो वो तभी बैठेंगे जब डेली आप इन वीडियोस को सुनोगे और जब लास्ट संडे जब आएगा तो उस समय आप अगर उनको रिवाइज करोगे तो रिवीजन का भी लेक्चर में डालूंगा, तो उसको भी कृपया सुने, तो आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। और सुबह जो इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल आता है तो उसकी भी रिवीजन करते रहना है, संडे को उसकी भी रिवीजन करना है पूरी वीकली, यहाँ पर पूरे वीक के हिसाब से। ओके, तो बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी जनरल अवेयरनेस की। और जो भी आप एग्जाम यहाँ पे क्लियर क्लियर करना चाहते हो तो आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। ओके, तो चलिए इस हफ्ते की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की बात की जा रही है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस बाय। तो क्वार्टरली बेसिस मतलब कि हर 3 महीने बाद जो है ना ये बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, आपको ये आंसर करना है। ऑप्शन ए पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो सही आंसर बताएं इस क्वेश्चन का, क्या सही आंसर है? तो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो इसके द्वारा जो है हर 3 महीने बाद बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इस इंडेक्स में 600 के आसपास जो इंडियन कंपनीज होती हैं तो उनका रिकॉर्ड देखा जाता है, किस तरीके से वो ग्रो कर रही हैं और क्या जो है ना अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर जो है उसको उनकी जो ग्रोथ है वो चेक की जाती है। तो उसके तहत यहाँ पर बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईविन, aims to provide real-time information on vaccine stocks and flows and storage temperatures across all cold chain points in the country it is implemented by। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए। जब भी रियल टाइम की बात की जाएगी ना कि रियल टाइम बेसिस पे कोई बात हो रही है तो कहने का मतलब है कि उसी टाइम पे, मतलब जो जिस यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप यहाँ पर देखना चाह रहे हो ना कि क्या सिचुएशन है, तो उस टाइम की सिचुएशन आपको पता चल रही है, तो वहां पर हम शब्द इस्तेमाल करते हैं रियल टाइम। ओके, अभी जब हम देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन है जो वैक्सीन के रिगार्डिंग, मतलब कितना स्टॉक रह गया है, कि कितने अभी फ्लो में है वैक्सीन। ओके, तो अभी इन्वेंट्री कितनी है, आगे सप्लाई कितनी ज्यादा है, तो ये सभी जो ना यहाँ पर रियल टाइम बेसिस पे आपको पता चलेगी कि जो एक्चुअल मायने में जो स्टॉक जो बचा हुआ है उसके बारे में पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर कोई डिलेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि मतलब कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची है तो वो कल की इन्फॉर्मेशन पहुंची, ऐसा नहीं है। ऑन द स्पॉट जो सिचुएशन है ना तो वो आपके पास डाटा आ रहा है। ओके, चाहे स्टोरेज टेम्परेचर्स के बारे में हो, जितने भी यहाँ पर कोल्ड चेन पॉइंट है भारत में, तो अभी ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, तो आपको ये आंसर करना है। तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये आयुर्वेदा का अलग से मंत्रालय बनाया गया है। ओके, तो पहले ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ही काम करता था, एक डिपार्टमेंट था इसका, अब ये इसको पर्टिकुलर मंत्रालय बनाया गया है। ओके, जब से मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद। तो आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 32 का। तो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following country is considering minting a coin to commemorate Mahatma Gandhi amid growing interest in recognizing the contributions of people from the black, Asian and other minority ethnic communities? तो अभी एक देश है जिसके द्वारा हाल ही में अभी वो सोच रहा है कि यहाँ पर एक कॉइन जो है ना वो छापा जाएगा, मिंट किया जाएगा, जो महात्मा गांधी जी उनकी याद में। ओके, तो यहाँ पर ये जितने भी जो ब्लैक ओरिजिन, जो काले लोग पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया तो वहां से, या एशियन कंट्रीज में से जो लोग हैं वहां से, तो माइनॉरिटी जितने भी एथनिक कम्युनिटीज वहां से, तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, ओके, तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में उसके रिगार्डिंग जो है ऐसे यहाँ पर यादगारी जो कॉइन है ना वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, बनाए जाएंगे। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो आंसर बताना है आपको। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो सही आंसर बताएं इसका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। तो एक काम करिएगा, मुझे अपना रिजल्ट भी जरूर बताएं। जो अब 10 क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं ना, तो अभी 3 क्वेश्चन हुए हैं। तो जो क्वेश्चंस का गैस आपका सही निकलता है तो उसमें जब टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि सर मेरे आउट ऑफ 10 मेरे इतने सही थे, तो वही आपकी मार्किंग है। ओके, तो आपकी एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी जिस तरीके से भी आप तैयारी कर रहे हो
जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो बहुत बड़े पैमाने पर आपका फायदा होगा। तो इसको जरूर करना, अपना अपना आंसर जरूर बताना कि आपके क्या स्कोर रहा आउट ऑफ 10। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। अगाती आइलैंड इज a 7.6 किलोमीटर लॉन्ग आइलैंड situated on a coral atoll called Agatti Atoll in। तो ये कहां पर है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो यहाँ पर बात करें हम अगाती आइलैंड की। अगर तो ये यहाँ पर टापू है, छोटा सा टापू है। तो लंबाई उसकी सामने गिवन है, 7.6 किलोमीटर लंबाई है इसकी। तो बताइए कहां पर है, कहां पर पड़ता है ये? क्या सही आंसर होगा चारों ऑप्शंस में से? तो जो सही आंसर है ना, तो वो है अपना प्यारा भारत, इंडिया। ओके, तो ये इंडिया में पड़ता है। तो इंडिया में कहां पर? जो हमारे लक्षद्वीप, और जो लक्षद्वीप की जो यूनियन टेरिटरी है ना, तो वहां पर ही उसी के यहाँ पर उसी के टेरिटरी के अंतर्गत ये पड़ता है अगाती आइलैंड। तो अभी न्यूज में इसलिए कि यहाँ पर कुछ पेड़ों को काटने के लिए ना अर्जी दी गई थी, जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वहां पर। तो अभी उसी अर्जी के ऊपर स्टे लगा दिया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, कि अभी वो पेड़ जो है ना वो नहीं काट रहे हैं, जैसे है उनको वैसे अभी रहने दो। ओके, तो अभी उसको पेड़ को क्यों काटना है? कि अभी उन्होंने बीच को थोड़ा एक्सपैंड करना, जो सड़क वहां पर बनाई जा रही है उस सड़क को थोड़ा एक्सपैंड करना, जिसके तहत ये पेड़ काटेंगे। ओके, तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं पिछले काफी समय से, क्योंकि उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है ना वो नहीं मिल रहा है। तो वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ही यहाँ पर जा तो उसको बैन कर दिया, या रोक दिया, या स्टे लगा दिया। ओके, तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल था, इसको 2010 में बनाया गया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। बारा का न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट इज सिचुएटेड एट। तो ये कहां पर है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब एमिराट्स। तो कहां पर है ये? तो बड़ा का न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, तो ये न्यूज में इसलिए कि अभी हाल ही में ना उस देश का पहला जो है ना यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है यहाँ पर इस प्लांट में। तो बताएं कौन सा देश है? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूएई भी बोलते हैं। तो ये ऐसा देश है जिसकी अपनी जो आबादी है ना, तो वो 10-12 लाख के आसपास है। लेकिन अगर भारतीयों की आबादी की बात करो तो वो 34-35 लाख है। और जब पाकिस्तानियों की बात करो तो वो 20-22 लाख के आसपास उनकी आबादी है इस देश में। ओके, तो जिनकी अपनी जो एथनिक ग्रुप है ना, तो उनकी आबादी 10-12 लाख के आसपास है। तो इसी यही कारण है कि यहाँ पर जो भारतीय जितने यहाँ पर काम करते हैं ना यूएई में जाके, जिसको शॉर्ट फॉर्म में दुबई भी बोल देते हैं। ओके, तो इसी का शहर है ये। तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती है यूएई की। तो ये रीजन है, चाहे पाकिस्तानी जाए चाहे इंडियन जाए, तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलती है। रीजन यही है कि उनकी खुद की मिनोरिटी जो है ना, वो उतनी ग्रुप जो है उनकी ऑलरेडी पॉपुलेशन 10-12 लाख के आसपास है। और अगर इंडियंस को, पाकिस्तानी को भी सिटीजनशिप दे दी तो ये तो मिनोरिटी में आ जाएगा ना। तो ये चीज हो जाएगी जिसके तहत ये सिटीजनशिप नहीं देते हैं, बेशक बच्चे का जन्म भी क्यों ना यहाँ पर यूएई में हुआ हो। ओके, किसी भी भारतीय बच्चे का। ओके, तो ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस आता है ना भारत में, जितना विदेशों से जितना ज्यादा, जैसे घर पे जैसा पैसा भेजते हैं लोग, तो सबसे बड़े पैमाने पर जो रेमिटेंस आता है भारत में, तो वो यूएई से ही आता है। ओके, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 36। मंदारी इज द लैंग्वेज ऑफ गवर्नमेंट एंड एजुकेशन इन। तो ये मंदारिन एक भाषा है। ओके, तो एक वेल नाउन भाषा जिसका ये दूसरा नाम है, ये बहुत कम ही लोगों को पता है, लेकिन ये मंदारिन। ओके, तो यहाँ पर एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है सरकार में और पढ़ाई के लिए। तो कहाँ पर यूज करते हैं? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी थाईलैंड एंड ऑप्शन डी चाइना। तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी चाइना। ओके, तो मेनलैंड जो चाइना है ना, तो वहां पर इसी लैंग्वेज को यूज किया जाता है, और ताइवान में भी ये लैंग्वेज जो है यूज की जाती है। और एक बात और याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है ना, जो मतलब नेटिव स्पीकर्स के हिसाब से, मतलब जिनकी मातृभाषा जो हम उसके हिसाब से अगर बात करूं, तो वो यहाँ पर यही है, मंदारिन है। इसका दूसरा नाम चाइनीज भी हम इसको कह देते हैं कि चाइनीज लैंग्वेज है, तो एक्चुअली में इसका नाम मंदारिन पड़ता है। ओके, तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अगर मैं दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी यहाँ पर भाषा की बात करूं तो वो स्पेनिश है। ओके, तीसरे नंबर पर आती है इंग्लिश, चौथे नंबर पर आती है हिंदी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी रैंकिंग बनती है। तो बहुत सारी भारतीय लैंग्वेजेस हैं जो कि टॉप 20 में आ जाती हैं, अगर पूरी वर्ल्ड की लैंग्वेजेस की अगर हम रैंकिंग बनाए तो अगर मैं टॉप 10 यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात करूँ ना, कि जो यहाँ पर भारत की, जो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की जो टॉप 10 लैंग्वेजेस हैं, तो उनमें से यहाँ पर अगर कितनी लैंग्वेजेस जो कि आती हैं या इस लिस्ट में टॉप 10 में, तो दो ही लैंग्वेजेस हैं वो। एक है हिंदी, जो जिसका की यहाँ पर रैंकिंग है 4th, और दूसरी है पंजाबी। ओके, जिसकी की जो रैंकिंग है वो 10th है।
जो कि वर्ल्ड की टॉप 10 में आती हैं, जिनको यहाँ पर मोस्ट स्पोकन जो यहाँ पर नेटिव स्पीकर जिनके हैं। ओके, तो ये यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। ढोले, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ओके, इज एन अपेक्स सोशल कार्निवोर इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इट्स IUCN स्टेटस इज। तो अभी आपको ना इस यहाँ पर ये जंगली कुत्ता है जिसका नाम है ढोले, नाम याद रखें। ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया। ओके, तो मध्य प्रदेश हो गया, तो इन रीजन में ये इसको पाया जाता है। तो हाल ही में न्यूज में इसलिए कि इन राज्यों ने काफी अच्छे एफर्ट्स किए हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स किए हैं कि इस यहाँ पर जो ये जंगली कुत्ता है इसको बचाया जा सके, इसकी जो यहाँ पर प्रजाति है ना वो खत्म ना हो। तो इसी के चलते ये न्यूज में है। तो आपको इसका IUCN जो स्टेटस है ना वो बताना है कि वो कैसा है IUCN स्टेटस। तो पहली बात, ये जो IUCN स्टेटस होता है तो ये क्या होता है, इसका जो पूरा नाम बनता है ना वो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, तो इसको बनाया गया था 1948 में। तो इसका जो यहाँ पर हेड ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर वो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में यहाँ पर ग्लैंड नाम का शहर पड़ता है, जहां पर ये इसका हेडक्वार्टर है IUCN का। तो अभी इसका मकसद ही यही है कि एनवायरनमेंट के बारे में जितने भी जीव जंतु हैं उनकी कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। तो उसी के हिसाब से ना ये अलग अलग यहाँ पर स्टेटस देता है इनको, कि कौन यहाँ पर एंडेंजर्ड है, कोई कौन क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, कोई लीस्ट कंसर्न मतलब ठीक ठाक है अभी, और कौन ऐसी सिचुएशन जो है वर्नरेबल मतलब कि लीस्ट कंसर्न से थोड़ा सा ऊपर है। ओके, तो यही आपको बताना है कि सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। इन चारों में से ऑप्शन ए वल्नरेबल, ऑप्शन बी एंडेंजर्ड, ऑप्शन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑप्शन डी लीस्ट कंसर्न। ओके, तो सही आंसर बताएं कि क्या है IUCN स्टेटस इस ढोले नाम के जो एशियाटिक वाइल्ड डॉग है इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका एंडेंजर स्टेटस है। ओके, तो इसकी तरतीब बिल्कुल ऐसे है, ये पहले आएगा लीस्ट कंसर्न, फिर आएगा वल्नरेबल, फिर आएगा एंडेंजर्ड, फिर आएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, तो इस हिसाब से जितना यहाँ पर स्टेटस ज्यादा होगा ना, जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, तो फिर उन सरकारों को उतना ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत होगी कि उन जीव जंतुओं को बचाया जाए, उनकी जो है ना प्रिजर्वेशन की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द भारत एयर फाइबर सर्विसेज, द भारत एयर फाइबर सर्विसेज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो किसके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑप्शन ए रिलायंस जियो, ऑप्शन बी MTNL, ऑप्शन सी BSNL, ऑप्शन डी भारती एयरटेल। तो बताइए सही आंसर क्या है। द भारत एयर फाइबर सर्विसेज, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी BSNL। तो अभी इसका मकसद क्या है, इसके तहत BSNL अभी क्या करने जा रहा है कि अभी चीपेस्ट जो है ना वायरलेस नेटवर्क जो है प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को। जहां जहां पर भी BSNL की कोई लोकेशन होगी, टावर की लोकेशन, उसके आसपास का जो 20 किलोमीटर का एरिया होगा, चाहे रिमोटली यहाँ पर कोई एरिया है ना, तो वहां पर वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी चीपेस्ट प्राइसेस पे। तो अभी इस प्लान के साथ जो है BSNL अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर भारत एयर फाइबर सर्विसेज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है इसी प्लान के तहत BSNL के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 39। मुस्लिम वोमेन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ओके, तो ये मुस्लिम वोमेन राइट्स डे कौन से दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शन ए अगस्त 1, ऑप्शन बी अगस्त 2, ऑप्शन सी अगस्त 3, ऑप्शन डी अगस्त 6। तो सही आंसर बताएं इसका। तो सही आंसर क्या है, मुस्लिम वोमेन राइट डे। इसका जो सही आंसर है ना तो वो है ऑप्शन ए अगस्त 1। तो पहली बात मुझे ये भी बताएं, क्या पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये मुस्लिम वोमेन राइट डे सेलिब्रेट करते हैं या सिर्फ इंडिया लेवल तक ही हम करते हैं। तो उसका जो सही आंसर है वो इंडिया लेवल तक। तो भारत में ही जो है ना अभी इसको अभी शुरू किया गया है, क्योंकि हाल ही में क्या हुआ था, ट्रिपल ट्रिपल तलाक नाम का यहाँ पर एक कानून था कि जो बहुत यहाँ पर न्यूज में था पिछले काफी लंबे समय से। अभी उसको हमारे पार्लियामेंट में पारित हुए ना, और जो हमारे प्रेसिडेंट जो उन्होंने यहाँ पर साइन कर दिया, तो उस ट्रिपल तलाक को अभी एक्ट बने हुए 1 साल हो गया। उसकी अभी 1 साल की एनिवर्सरी मनाते हुए जो ना यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा एक मुस्लिम वोमेन राइट डे जो है ना इसके तौर पर जो है यहाँ पर मनाने की इसको घोषणा की गई है। जो यहाँ पर ट्रिपल तलाक का जब कानून बनाया गया था तो 1 अगस्त को वो यहाँ पर कानून बन गया था। ओके, तो अभी इसी दिन को हर साल हम मनाएंगे मुस्लिम वोमेन राइट्स डे। ओके, तो उस कानून का एक्चुअल पूरा नाम क्या था, तो उस कानून का पूरा नाम था मुस्लिम मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट। ओके, तो अब देखो ये बनाया क्यों गया था, उसमें ऐसा था कि मुस्लिम वोमेन को मैन क्या करते थे कि एक बार जब गुस्सा आ गया ना तो सीधे बोल दिया उनको 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो फिर वो तलाक को एक्चुअली तलाक मान लिया जाता था। तो इसी यहाँ पर स्टीरियोटाइप से ना यहाँ पर मुस्लिम वोमेन काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित थी इंडिया में। तो ऐसा नहीं कि ये प्रैक्टिस सिर्फ इंडिया में होती है, जहां पर भी मुस्लिम वर्ल्ड पाया जाता है वहां पर ये प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने ये पाया कि ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन के राइट्स का।
तो भारतीय संविधान हमें ये चीज अलाउ नहीं करता है, सबको यहाँ पर आजादी है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर लॉ बनाया गया मुस्लिम वोमेन के हक में, जिसके तहत अगर कोई ऐसा कोई भी बंदा अपनी जो यहाँ पर लाइफ पार्टनर है, वाइफ है, उसको ऐसे बोलकर तलाक 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 करके ऐसे करेगा, तो उसको फिर यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर में से यहाँ पर डाल दिएगा, तो यहाँ पर दंड मिलेगा अभी, अगर ऐसा कोई भी केस निकल कर आता है। ओके, तो ऐसे ही देखो, इंसिडेंट इतने बड़े पैमाने पर पहुंच चुके थे कि व्हाट्सएप के ऊपर ही ट्रिपल तलाक, यहाँ पर तलाक 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 लिखकर भेज दिया जाता था और वो तलाक मान लिया जाता था। और कई बार ऐसे भी इंसिडेंट्स देखने को मिले थे, जब हम एडिटोरियल डिस्कस करते हैं तो वहां पर यह भी पाया गया कि अगर कोई जो है आदमी घर पे पहुंचा है, तो यहाँ पर वुमेन सोई हुई है, ओके, तो वो यहाँ पर आराम कर रही है, तो वो उठी नहीं, जिसके तहत उसने अपनी माँ को बोल दिया कि उसको मैं यहाँ पर 3 बार उसने तलाक 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 बोल दिया, तो उसको बोल देना जब उठेगी कि उसके साथ उसका तलाक हो गया। तो जब वो उठती है, पूछती है कि आए नहीं, तो वो कहती है कि तेरे साथ तेरे को तलाक दे के चला गया। तो ये को कितने बड़े पैमाने पर सिचुएशन खराब हो चुकी थी। ओके, तो इसी को सही करने की कोशिश की, तो अभी हर साल मनाई जाएगी इसकी एनिवर्सरी एज ए मुस्लिम वोमेन राइट्स डे के तौर पर। आगे क्वेश्चन नंबर 40, आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी सेतु इज ए ब्रिज ओवर द रिवर गंगा, ओके, इन, तो कहां पर है ये महात्मा गांधी सेतु? ये भी ना तकरीबन तकरीबन यहाँ पर 5 किलोमीटर लंबा सेतु है ये। इसकी यहाँ पर जो कुल लंबाई है वो है 5,750 मीटर, तो यहाँ पर 6.25 किलोमीटर के आसपास बन गया। ओके, तो ये जो है ना, ये पटना शहर को जोड़ता है किसके साथ, जो यहाँ पर हाजीपुर शहर है बिहार में ही, तो वहां पर एक दूसरे को यहाँ पर जोड़ता है, जो इतनी इसकी लंबाई है। और एक बात और इम्पोर्टेंट, ये थर्ड लार्जेस्ट जो यहाँ पर जो ये सेतु, ये पुल जो बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो अभी क्वेश्चन वैसे यही था कि ये कहां पर है, तो इसका जो सही आंसर मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। तो वैसे अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता तो एक आंसर था, अगर मैं यहाँ पर मिजोरम रखता तो क्या मिजोरम आंसर हो पाता था इसका? देखो, जो गंगा नदी बहती है वो उत्तराखंड से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, ओके, फिर बिहार से गुजरती हुई वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, फिर वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश जाती है, फिर बांग्लादेश से निकलती हुई जो है ना वो बे ऑफ बंगाल में समा जाती है। ओके, तो अभी ये ऑप्शन डी बिल्कुल गलत था। ओके, तो ये बिहार इसका सही आंसर है। महात्मा गांधी सेतु देश का तीसरा बड़ा ये सेतु है, तीसरा बड़ा पुल है, पटना को हाजीपुर एरिया के यहाँ पर जो है उसके साथ कनेक्ट करता है। तो अभी इसका एक यहाँ पर और ट्रैफिक जो है ना उसको ओपन किया गया, जिसके तहत ये न्यूज में था। तो कैसी लगी सीरीज आपको? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है। अपना रिजल्ट मुझे बताया करें कि आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। फिर जब हम रिवीजन करेंगे ना संडे को, तो जब टोटल 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, तब भी अपना रिजल्ट बताना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए। देखना काफी फायदा होने वाला है आपको। ओके, तो सब्सक्राइब करना चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, लेक्चर को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।